अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हकायक टीवी में हकायक विद एहसान बिटालवी में आपके साथ मुस्तफ़ा एहसान। नाजरीन, आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मोहम्मद अशफाक हनीफ साहब, जो हमारे साथ मौजूद हैं सऊदी अरेबिया से। वहाँ पे सऊदी इलेक्ट्रिक में सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर हैं। ताल्लुक इनका पाकिस्तान से है। आजकल खिदमात अपनी वहाँ पे सऊदी इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं। तो हमें काफ़ी दफ़ा ये पहले ज्वाइन कर भी चुके हैं। आज हमारा इनके साथ ज्वाइन करने का मकसद ये है कि जैसे आप जानते हैं, अभी हमारी गवर्नमेंट अभी अगले 5 साल का जो प्लान बना है उसको इन्होंने 2030 प्लान का नाम दिया है। लेकिन इससे पहले भी हमारी गवर्नमेंट में कई प्लान्स बन चुके हैं पाकिस्तान की फाउंडेशन से। 1947 से लेके अब तक ओवर 70 इयर्स काफी प्लान्स बने हैं, लेकिन कुछ कामयाब हुए, कुछ नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, उनका थोड़ा सा जायजा लेते हुए। तो अशफाक साहब, हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो अशफाक साहब, मैं ये चाहूंगा आप हमारे नाजरीन के लिए, यहाँ पे जो वक्त मुख्तसर वक्त होता है उसमें पाकिस्तान की फाउंडेशन से लेके प्लान्स रीकैप करके सक्सेसफुल अनसक्सेसफुल और उनकी बुनियादी क्या थी, और उसके बाद लेट्स डिस्कस के जो अभी का बन रहा है उसको आप कैसे देखते हैं मुल्क के फ्यूचर के लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थैंक यू वेरी मच मुस्तफ़ा एहसान साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जैसा कि आपने भी अभी तारफ़ में बताया कि काफ़ी सारे प्लान्स जो हैं वो बने हैं जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है। और मैं पहले ये बताता चलूँ कि मैं तो खैर एक टेक्निकल बंदा हूँ, इंजीनियर हूँ, तो हम इस पे कोई बहुत ज़्यादा तफ़सीली जायज़ा तो नहीं ले सकते इन प्लान्स का और जो आने वाले प्लान्स हैं उनका, लेकिन एक सरसरी सा जायज़ा लेते हैं। और हम इंशाल्लाह ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से प्लान जो है वो सक्सेसफुल रहे और कौन से जो प्लान वो सक्सेसफुल नहीं रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान जब मार्च वजूद में आया 1947 में, तो 48 में ही जो है वो पहला प्लान जो है उसकी तैयारी शुरू की, क्योंकि उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तानी गवर्नमेंट दोनों बिल्कुल नई गवर्नमेंट्स थी। और इंडियन गवर्नमेंट को तो आपको पता है ना, उनके वो तो यानी 1948 और उसके बाद भी काफ़ी देर तक वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही काम करती रही और उन्हीं के गवर्नर थे। तो उन्होंने जो है वो जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने प्लान्स वगैरह एस्टेब्लिश करती थी वहाँ पे बरतानिया में, वही उन्होंने रीत इधर डाली और इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने 5 ईयर प्लान्स जो है वो देना शुरू किए। और उसी के रास्ते पे चलते हुए पाकिस्तान ने भी अपना 5 ईयर प्लान जो है वो डेवलप करना शुरू किया। तो पहला 5 ईयर प्लान जो है उसको 1948 में जो है वो जारी किया गया। लियाकत अली खान साहब थे उस वक्त हमारे प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया, जो नेशनल असम्बली थी उस वक्त पार्लियामेंट में। और उसके तहत ये था कि वो 5 ईयर प्लान जो है वो मतलब बनते बनते और उस पर अप्रूव होते होते तकरीबन 2 साल गुजर गए। तो ये एक्चुअली स्टार्ट 1950 से हुआ। तो 50 से हुआ, उसके मेजर पॉइंट्स ये थे कि रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है मुल्क में, और फिर बैंक्स जो है उनको इस्टेब्लिश करना है, क्योंकि उस वक्त हमारा जो ये पूरा बैंकिंग सेक्टर था वो तो ना होने के बराबर था जब पाकिस्तान बना। तो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं उनको जो है वो हाईलाइट किया गया इस प्लान में कि उनको डेवलप करना है। लेकिन आपको पता है कि लियाकत अली खान साहब की असैसिनेशन होगी अक्टूबर 51 में, तो इस वजह से ये प्लान जो है मतलब वो मुल्क काफ़ी नाजुक सूरत हाल में उस वक्त चला गया, और ये प्लान जो है वो उसको कोई खातिर खा कामयाबी ना हासिल हुई। तो इसके बाद जो है वो इसको रिस्टोर किया गया फिर 1956 में, क्योंकि ये एक्चुअली प्लान तो 50 टू 55 का था, लेकिन चूंकि ये लियाकत अली खान साहब के मरने के बाद कत्ल के बाद उस पर गवर्नमेंट्स जो है वो कोई बहुत ज़्यादा इस पर तवज्जो ना दे सकी। फिर 1956 में दोबारा इसको जो है वो रिवाइव किया गया, और इसको बुनियादी तौर पे एक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट का नाम दिया गया कि पाकिस्तान में जो है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है वो बेसिकली इसका गोल था इस प्लान का। उसके लिए कुछ 27 मिलियन स्पेंड भी किए गए एग्रो इकोनॉमिक्स पे। और फिर ये प्लान जो है ये तकरीबन आप कह लें कि कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। ये ऑलमोस्ट फेल्ड प्लान था।
और इसमें इस दौरान ये हुआ कि 1952 में प्लानिंग कमीशन एक अदारा बनाया गया पाकिस्तान का, और उसके ज़िम्मे ये काम लगाया गया कि वो आइंदा के जितने भी प्लान्स हैं, 5 ईयर प्लान्स, उनको वो डेवलप किया करेगा और उनको वो जो है ना वो कौमी असम्बली के मंजूरी के लिए पेश किया करेगा। उसके बाद फिर सेकंड प्लान पे आ जाए। सेकंड प्लान 1960 में बना और वो 1960-65 प्लान कहलाता है, 5 ईयर प्लान कहलाता है, और उस वक्त अयूब खान साहब का दौर था। और इसके जो मेजर गोल्स थे वो ये थे कि एडवांसमेंट टू द लिटरेचर एंड साइंस, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कंट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये इसके मेन गोल्स थे। और इसमें प्राइवेटली और आपको पता है कि ये 1960 में एक हमारा इंडस वाटर ट्रीटी भी हुआ था, और उस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत वर्ल्ड बैंक के थ्रू और एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू काफ़ी ज़्यादा हमें जो है वो लोन्स वगैरह भी मिले थे। उसमें डैम्स वगैरह भी स्टार्ट हुए थे, फिर हमारा इरिगेशन सिस्टम डेवलप होना शुरू हुआ था। तो ये 1960-65 ईयर्स का, ये 5 ईयर्स का प्लान जो था, ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा था। और ये कहा जाता है कि आज तक के जितने भी प्लान्स हमारे बने हैं और इम्प्लीमेंट हुए हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा बिग सक्सेसफुल जो प्लान था वो हमारा ये 1960-65 का प्लान था, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी। इसमें बहुत ज़्यादा हमारा जो एग्रो इकोनॉमिक्स है वो बेहतर हुई थी, क्योंकि एग्रीकल्चर सिस्टम जो है हमारा वो सारा इरिगेशन पे डिपेंड करता है, और इरिगेशन सिस्टम इसमें डेवलप हुआ था। काफ़ी सारे डैम्स कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, और पूरा जो हमारा नहरी निज़ाम है मुल्क का, ख़ासकर NWFP का, उस वक्त NWFP था, और ये हमारा पंजाब जो है, इसका नहरी निज़ाम जो है वो डेवलप हुआ था सारा। इस सक्सेसफुल प्लान रहा है, इसमें बहुत सारे काम हुए थे हमारे पाकिस्तान के। उसके बाद फिर आता है थर्ड 5 ईयर प्लान, जो 65-70 का प्लान था। अच्छा, फिर 65 में ये हुआ कि हमारी एक, ज़ाहिर है आपको पता है कि वार स्टार्ट हुई इंडिया के साथ, और उस वार की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। यानी अब एक हमारी जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई इस प्लान में, इस 5 ईयर प्लान में, और इस वजह से जो है वो जो है, और फिर इसको दोबारा 66 से स्टार्ट किया गया, ताकि इसको रिवाइव किया जाए प्लान को दोबारा, और फिर इसको भी फॉरेन फंडिंग जो है उसको अरेंज किया गया दोबारा। प्राइवेट सेक्टर में जो आ रही थी हमारी इन्वेस्टमेंट, वो कुछ अरसे के लिए रुक गई थी वार की वजह से, लेकिन उसको फिर रिवाइव किया गया, और इस तरह जो है ये 70 में जाके ये ख़त्म हुआ। लेकिन बहरहाल ये भी कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्लान तो नहीं था, लेकिन पार्शियली सक्सेसफुल प्लान ये रहा है 65 टू 70। उसके बाद फोर्थ प्लान हमारा जो है वो 70 टू 75 वाला है। उसमें ये है कि फिर 71 में आपको पता है फिर एक वार हमारी स्टार्ट हो गई थी इंडिया के साथ, जिसमें हमारा एक पार्ट जो है वो अलग भी हो गया था बांग्लादेश की सूरत में। और उसमें भी फिर उसके बाद जब वार से फारग हुआ तो बहुत सारे जो थे वो क्राइसिस जो थे वो आए हुए थे मुल्क में। मतलब हमारी बहुत सारी फौज का, तकरीबन 1 लाख फौज के करीब जो है वो हमारी इंडिया में कैद हो गई थी, उनको छुड़ाना था। और उस जो भुट्टो साहब ने फिर ये जो प्लान था हमारा 75 का प्लान जो था, उसको कुछ अरसे के लिए उसको होल्ड कर दिया, और उन्होंने जो है एनुअल बेसिस पे प्लान्स बनाए कि एनुअल बेसिस पे प्लान चलाते हैं गवर्नमेंट को। और उसमें फिर ये हुआ कि उन्होंने, आपको पता है कि एक नया प्लान लेके आए थे, वो नेशनलाइजेशन का प्लान। तो जितनी भी प्राइवेट इंडस्ट्री थी हमारी, जो अयूब खान के दौर में पिछले 10 सालों में लगी थी, और काफ़ी उसमें मतलब इम्प्रूवमेंट्स भी आ रही थी, और लेकिन जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए तो उन्होंने नेशनलाइजेशन का जो है वो प्लानिंग की, और उन्होंने तमाम जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की जो इंडस्ट्री थी और जो फैक्ट्रीज थी उनको नेशनलाइज कर दिया। और ये फिर इसलिए ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा प्लान, और ये ऑलमोस्ट आप कह लें कि अनसक्सेसफुल प्लान था हमारा 70-75 वाला प्लान। ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे। फिर ये आपको पता है कि फिर हमारे 76 में हुए थे इलेक्शंस हुए थे, और उसमें फिर कुछ मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद ज़ियाउल हक साहब ने माशाल्लाह भी लगा दिया था। तो वो प्लान जो थे वो एनुअल बेसिस पे चल रहे थे तब तक, जब तक ज़ियाउल हक साहब की
गवर्नमेंट जो है वो कुछ यानी स्टेबल नहीं हो गई थी। तो जब उनकी गवर्नमेंट स्टेबल हुई तो 1978 से 83 का एक नया प्लान आया जो फिफ्थ प्लान कहलाता है। इसमें जो थी ये था कि उन्होंने स्टेबिलिटी ऑफ इकोनॉमी को जो है वो इसका बेस बनाया कि हमने जो जो इकोनॉमी हमारी काफ़ी ख़राब हो चुकी है पिछले 7-8 सालों में, उनको जो है दोबारा स्टेबल किया जाए और इम्प्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए। ये हमारा मेजर गोल था उसमें। और फिर आपको पता है कि एक अफ़गान वार स्टार्ट हो गई थी 1979 में। उस अफ़गान वार के सिलसिले में मुहाजिरीन जो है वो पाकिस्तान में आना शुरू हो गए थे और पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन जो है वो स्टार्ट हो गया था। उसमें लेकिन उसका फिर हमें एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारी बाहर से जो है वो एड्स जो है वो बहाल हो गई। अमेरिकन एड, यूएस एड आ गई हमारे यहाँ। कुछ बैंक्स ने लोन भी देने शुरू कर दिए क्योंकि रेफ्यूजीज हमारे यहाँ आ रहे थे अफगानिस्तान से। और जो ये उसमें अशफाक ये साहब, आप एक बहुत पॉलिटिकली करेक्ट मैनर में ये बात कर रहे हैं, तो मैं अपने तौर पे थोड़ी वजाहत कर दूं कि जब जिसको आप एड कहते हैं, आप भी इस मखलूक होंगे, लेकिन मुझे कहने में कतई कोई हर्ज नहीं है कि आप अब मैं इसको ज़ियाउल हक के 78 के 83 के प्लान को प्लान बोलना शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि उसका प्लान इस मुल्क में सिर्फ हेरोइन और स्मगलिंग और ब्राइबरी और वो सब कुछ, वो सिर्फ और सिर्फ जिया के दौर में स्टार्ट हुआ था। अमेरिकन से सारे वेपन स्मगल किए थे इसके थ्रू, और हेरोइन का पाकिस्तान से पहले कल्चर था ही कोई नहीं। तो आप एक बहुत नाइस अंदाज में कह रहे हैं कि प्लान कामयाब नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे हकीकत जो है वो पूरा मुल्क जानता है। हाँ, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। उसमें बहुत सारी यूएस एड के साथ ज़ाहिर है अपनी उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी थे, वो चीज़ें भी आई पाकिस्तान में, और उनसे बल्कि आज तक पाकिस्तान जो है वो निकल भी नहीं सका है। नहीं निकल सका। बहुत सारी खराबियाँ भी आई हैं। हाँ, अच्छा उसके बाद फिर 83-88 का प्लान आया, ये सिक्स्थ प्लान था। और ये उस वक़्त महबूब अल हक साहब जो थे वो इसके, आपको पता है, वज़ीर ख़ज़ाना थे। और महबूब अल हक साहब के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट थे। और आपको ये जो हमारा 60-65 का प्लान जो बिग सक्सेस प्लान था वो भी महबूब अल हक साहब ने दिया था। अच्छा। और ये एक 83-88 का प्लान जो था ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में, वो भी महबूब अल हक साहब ने दिया और ये भी काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था। उस वक़्त जो है वो एक दफ़ा फिर जो है वो हमारा शिफ्ट टुवर्ड्स द प्राइवेट सेक्टर, मतलब अब नेशनलाइजेशन जो भुट्टो साहब ने की थी, उससे हम फिर जान छुड़ाने के लिए अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे थे। और फिर जो है महबूब अल हक साहब इसके पीछे जो है वो वही थे। और फिर एक दफ़ा प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम हमारा जो है वो सफ़र शुरू हुआ। और उसमें जो है आईपीपीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया। इंट्रोड्यूस तो नहीं किया गया सच, लेकिन ये कि प्लान बना के हम प्राइवेट सेक्टर में जो है वो बिजली की बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि उस वक्त तक लोड शेडिंग हमारी बहुत ज़्यादा हो गई हुई थी। ज़ियाउल हक साहब के आखिरी ज़माने में आपको पता है कि लोड शेडिंग जो है वो 8-8, 10-10 घंटे लोड शेडिंग होती थी। जी। तो फिर ये फैसला किया गया कि हम जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएं और प्राइवेट सेक्टर से जो है हम बिजली जो है वो पैदा करने की कोशिश करें। तो इस तरह 86-87 में कुछ ऐसे फैसले भी हुए थे कि हम जो है वो प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएं। तो इसमें इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्राइवेट सेक्टर से लें। तो इसमें जो है वो कोई बिग सक्सेस तो नहीं हुई ये प्लान, लेकिन ये पार्शियली सक्सेसफुल प्लान रहा जो हमारा 83-88 वाला प्लान था। उसके बाद 7th प्लान आ जाता है 88 टू 93। ठीक है। इसमें ये भी तकरीबन 50-50 था, यानी कुछ एरियाज में ये सक्सेसफुल रहा। इसमें भी एनर्जी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, क्योंकि उस वक्त तक हम काफ़ी ज़्यादा लोड शेडिंग हो रही थी। हमारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स तो लग नहीं रहे थे। आपको पता है कि तरबेला और मंगला के बाद हमारा ठीक। कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं लगा था। आईपीपी की तरफ जाना पड़ा। वो जो है बेनज़ीर साहबा की गवर्नमेंट थी, उन्होंने जो है वो फुल अपनी डाइवर्शन टूवर्ड्स द आईपीपी। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पे जो है वो मीटिंग्स भी की वर्ल्ड बैंक के साथ और जो इंटरनेशनल डोनर्स थे उनके साथ, और कुछ कामयाब भी हुई कुछ इसमें इन्वेस्टमेंट लाने में आईपीपीज में। और ये कहा जाता है कि ये 50-50 था, यानी कुछ एरियाज में सक्सेसफुल रहा ये प्लान और कुछ एरियाज में अनसक्सेसफुल रहा। फिर उसके बाद 8th प्लान आया जो 93-98 का प्लान था। इसमें भी ये भी कोई अनसक्सेसफुल प्लान था, ये भी कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्लान नहीं था। उसकी वजह ये है
कि इसमें भी गवर्नमेंट्स ने जो है वो कोशिश ये की कि बहुत ज़्यादा कर्जे लिए जाएं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बाहर से आए, लेकिन वो कर्जों की सूरत में आई, आईपीपीज आई। आईपीपीज के साथ आपको पता है कि जिस तरह के मुआहदे किए गए वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे मुआहदे बाद में साबित नहीं हुए। तो इसलिए ये प्लान जो है ये भी कहा जाता है कि ये अनसक्सेसफुल प्लान था। उसके बाद फिर एक और मार्शल लॉ आ गया, यानी 99 में आपको पता है कि जो परवेज मुशर्रफ जी साहब थे उनका मार्शल लॉ आया। और फिर जो है ये फिर जो है ये जो हमारा 5 ईयर प्लान था वो तकरीबन ठप होके रह गया। और उसके बाद शौकत अजीज साहब आपको पता है कि वजीर खजाना थे और बाद में वो प्राइम मिनिस्टर भी बने। तो वो एक और MTDF के नाम से एक मीडियम टर्म डेवलपमेंट फ्रेमवर्क लेके आए, यानी उन्होंने अच्छा 5 ईयर प्लान को जो है वो खत्म कर दिया और ये एक नया प्लान जो है वो लेके आए जिसको कहा जाता है कि MTDF, यानी मीडियम टर्म डेवलपमेंट से कुछ इन्वेस्टमेंट दिलाने में कामयाब हुए प्राइवेट सेक्टर में। कुछ जो हमारे नेशनलाइज अभी तक थे, यानी जो हमारे अदारे थे नेशनलाइज थे उनको प्राइवेटाइज भी किया काफ़ी ज़्यादा इस प्लान के तहत। और ये भी कहा जाता है कि ये भी ऑलमोस्ट 50-50 था, यानी कुछ एरियाज में हमने डेवलपमेंट बहुत अच्छी की और कुछ एरियाज में हम अनसक्सेसफुल रहे। उसके बाद फिर 10th 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ जब दोबारा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई 2008 में। तो 2010 से लेकर 2015 तक एक नया प्लान बना, लेकिन उसके बारे में भी कहा जाता है कि ये कोई अनसक्सेसफुल प्लान रहा, ये कुछ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि इसमें जो है वो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि ये जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी जरदारी साहब के ज़माने में, ये कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट नहीं थी और इसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ सकी थी। बहरहाल कुछ मंसूबे बने जिन पर साइन भी हुए, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो सके, तो इस वजह से ये कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल प्लान ही रहा। उसके बाद 11th सक्सेसफुल प्लान आया जो 2013 से लेकर 2018 तक, उस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी हमारे यहाँ, और उन्होंने इस प्लान को फिर कन्वर्ट कर दिया VN 2025 के प्लान में। तो ये VN 2025 के कुछ जो यानी जो मेन गोल उसका था, टू मेक द पाकिस्तान एशियन टाइगर, ये उसका मेन गोल था। और उसकी जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये थे कि सोशल जस्टिस होगा, रूल ऑफ लॉ होगा, पीस एंड सिक्योरिटी होगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, शेयर्ड विजन होगा और प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ होगी। ये इसके मेन जो ऑब्जेक्टिव्स थे। और उसका सबसे अच्छा एक जो ऑब्जेक्टिव था वो CPEC था। तो बहरहाल बाकी तो इतने ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे उनके ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन बहरहाल एक जो ऑब्जेक्टिव था CPEC का वो काफ़ी कामयाब हुआ। और इसलिए ये कहा जाता है कि ये जो इनका ये जो VN 2025 के नाम से इनका जो प्लान था, ये कुछ एरियाज में पार्शियली सक्सेसफुल रहा और कुछ एरिया में अनसक्सेसफुल रहा। लेकिन बहरहाल जो CPEC का स्टार्ट हुआ इस दौर में, और ये बहुत ही अच्छी हमारी, यानी ये तो अभी इस गवर्नमेंट ने भी अपने VN 2030 का एक मेजर फैक्टर CPEC का, और उसमें आपको पता है कि आजकल अब नए नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं CPEC के अंडर। अच्छा, उसके बाद अब हम आ जाते हैं मौजूदा दौर में। तो अशफाक साहब, इससे जी, पहले आप कि कुछ कहना चाह रहे हैं? इससे पहले कि आप मौजूदा वाले पे बात करें, मैं थोड़ा सा जो मैंने आपकी डिस्कशन से, आपकी रिसर्च से जो मैंने गैदर किया उसको मैं थोड़ा सा जरा ना रिकैप कर दूं। तो जहां तक मैं समझा हूं अशफाक साहब, पाकिस्तान में सिवाय 60 से 65 के प्लान के एक भी कामयाब प्लान नहीं आया, ठीक है। और उसमें आपकी मौजूदगी, उसमें आपके पॉलिटिकल चेंजेस की थी, बहुत ज्यादा थी, नेशनलाइजेशन था, आपकी जो वॉर्स हुई वो था, एक दो दफा मार्शल लॉ भी था, करप्शन तो खैर भूल ही है, इस लातादाद अंदाज में हुई है कि आप मतलब उसका अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। लेकिन सिवाय 60 to 65 के अभी तक जो समझो हमारा एक भी प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। और जैसे आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट अगर 5 साल पूरे नहीं करती तो वो अपना प्लान इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। जिस तरह पाकिस्तान में गवर्नमेंट चेंज होती है, जिस तरह लोग अपनी रोजमर्रा की चीजें तब्दील करते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट तब्दील होती रही है, तो प्लान पूरा होता कहाँ से? जो प्लान बना भी उसमें भी काफी जाती मकासद शामिल थे। अब आपने आखिरी बात की CPEC की, अभी ये लोग ये बात नहीं सोच रहे, इस बात पे गौर नहीं कर रहे कि जब 2023 में अशफाक साहब इसकी CPEC की पाकिस्तान की पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी ना, जो पाकिस्तान ने करनी है, और जो शरीफ खानदान इस पाकिस्तान को जो नवाज के गया है, उसकी डील गया है,
उसमें पाकिस्तान ना तो वो अपने प्लान्स को, उनको पेमेंट्स को रिस्ट्रक्चर कर सकता है, ना उनको रीनेगोशिएट कर सकता है। और ये कह रहे थे हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। इशफाक साहब, आप तो जानते होंगे ये इन्वेस्टमेंट नहीं थी, दिस वाज पुटिंग पाकिस्तान इनटू मॉर्गेज। आपके सारे मोटरवे, आपके सारे हाईवेज, आपके सारे एयरपोर्ट, इवन आपके टीवी स्टेशन, आपके रेडियो स्टेशन, देवर यहाँ पे तो आपके GOR जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज हैं उनको मॉर्गेज करने की बात की जा रही थी यहाँ पे, ताकि वो चाइनीज के हवाले कर दे जाए, और वो पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट थी ही नहीं। तो इस मुल्क पे अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, लेकिन आने वाला वक्त 2023 में वो अजाब बनने वाला है कि हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए। जब इसकी पेमेंट शुरू होंगे, पाकिस्तान के पास उसको अदा करने की इस वक्त ताकत नहीं है। तो उस हवाले से तो ये तो मेरा रीजन था शाह साहब। लेकिन आप आ जाएं, आप वापस बहुत मुख्तसर होता है। अब बात कर लें अगले आने वाले, जो क्या इमरान खान अभी इसको 5 ईयर प्लान ही कह रहे हैं इस वक्त कि नहीं? जी, इसको 5 ईयर प्लान ही कह रहे हैं, लेकिन अभी इसको कन्वर्ट कर रहे हैं विजन 2030 में, यानी ये नेक्स्ट 10 इयर्स प्लान कह लें कि ये होगा। और इसका जो उन्होंने मोटो रखा है, जो मेन गोल रखा है, वो ये है कि डेवलप्ड, इंडस्ट्रियलाइज्ड, जस्ट एंड प्रॉस्पेरियस पाकिस्तान थ्रू रैपिड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये उसका Okay. मेन गोल रखा है उन्होंने। ठीक है। और उसके अचीव कैसे करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके जी 10-12 प्लीज। ऑब्जेक्टिव इन्होंने रखे हैं। जी। एक तो ये है कि स्ट्रेंथनिंग क्लाइमेट फॉर इन्वेस्टमेंट, ये फर्स्ट पॉइंट है इसका। सेकंड पॉइंट है स्किल एंड कैपेसिटी ऑफ लेबर फोर्स इंप्रूवमेंट। फिर तीसरा है रोल ऑफ स्टेट एज फैसिलिटेटर। ठीक है। फिर चौथा है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज डेवलपमेंट। ठीक है। फिर पांचवा है फाइनेंशियल एड्स टू लोअर मिडल इनकम ग्रुप्स। फिर छठा है इसका सोशल सेफ्टी टू पुअर्स। और सातवां है इसका इंक्रीजिंग द नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फिर आठवां है इसका स्पीडी जस्टिस। और नौवां है इसका एम्पावर लोकल गवर्नमेंट्स। और 10वां इसका क्रिएटिंग द इनोवेटिव एनवायरनमेंट इन द कंट्री थ्रू इंटीग्रेशन बिटवीन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द बिजनेस कंपनीज। तो ये इनका 10वां पॉइंट है। तो ये पॉइंट्स तो बहुत अच्छे हैं असल में। जितने भी हमारे प्लान्स बने हैं उनके गोल्स और पॉइंट्स तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन असल चीज है उनकी अचीवमेंट और उनकी इम्प्लीमेंटेशन। तो अब देखें, इंशाल्लाह उम्मीद तो करते हैं कि जो गवर्नमेंट उनको इम्प्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेगी। और अभी तो खैर ये अप्रूव भी नहीं हुआ, अभी तो ये अप्रूवल स्टेज में है। अगर अप्रूव हो जाता है और उसके बाद इसकी इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है, तो फिर देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट उसमें कैसे स्टेप्स लेती है। बहरहाल अभी जो स्टेप्स ले रही है, जैसे एक स्टेप तो ये लिया, जैसे हमारी IPPs जो हमारी थर्मल पावर जनरेशन थी, उससे बिल्कुल अब डाइवर्ट हो गया हमारी गवर्नमेंट का हाइड्रो पावर जनरेशन की तरफ, जो कि सस्ती बिजली भी है, क्लीन एनर्जी है। और ये बहुत अच्छा यानी एक डेवलपमेंट हुई है इस गवर्नमेंट में। और इसके अलावा एक और और चीज मैं आपको ये बता दूं, बात तो आप काफी देर से दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान को हाइड्रो की तरफ आना चाहिए। जी, ये तो आपको पता है कि मैं हर अपने इंटरव्यू में यही बात दोहराता हूँ कि भाई हमारे जो भी गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट थी चाहे ये गवर्नमेंट है, उनको ज्यादातर हाइड्रो पावर की तरफ ही आना चाहिए। मैं तो पिछली गवर्नमेंट में भी ये बात करता रहा था, लेकिन उस वक्त बहरहाल कोई सुनने वाला नहीं था। ये गवर्नमेंट जो है वो अपने टेक्निकल बंदों की कुछ बातें सुन रही है, अच्छी बात है। तो अच्छा, इसके अलावा मैं एक और चीज आपको बता दूं जो मेरी नजर से गुजरी है, जी। कि जो ये नहीं, उससे पता ये चलेगा कि आपको कंपैरिजन मिलेगा कि पिछली गवर्नमेंट्स जो मुआहदेकारी थी वो और जो ये गवर्नमेंट सिमिलर मुआहदे कर रही है, उनमें कितना फर्क है। जी। अच्छा, विंड प्रोजेक्ट्स जो लगते थे पहले, विंड प्रोजेक्ट्स जो लगे हैं नवाज शरीफ साहब के दौर में, उनमें वो तकरीबन एक विंड प्लांट सिमिलर कैपेसिटी का, वो तकरीबन मोर देन 100 करोड़ डॉलर के वो था, उसकी लागत थी। और उसके अलावा उसका जो यूनिट रेट जो किया गया, वो भी ऑलमोस्ट 20 की रेंज में उसका यूनिट रेट जो है वो फाइनल किया गया। लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो सिमिलर कैपेसिटी के पावर प्लांट्स, विंड पावर प्लांट्स की बात कर रहा हूँ मैं, विंड पावर प्लांट सिमिलर कैपेसिटी के लगाए हैं, वो इवन लेस देन 40 करोड़ डॉलर के हैं वो उनकी लागत। और उनकी बिजली की जो कास्ट है पर यूनिट प्राइस जो है, वो भी तकरीबन 7 से 8 रुपए रखी है।
कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो यहाँ से आप डिफरेंस का पता लगा लें कि सिमिलर प्रोजेक्ट्स जो है वो पिछली गवर्नमेंट में कितने ज़्यादा कॉस्टली लग रहे थे और कितनी यानी वो अवाम पे बोझ था कि वो 20 रियाल पर 20 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से वो बिजली पाकिस्तान को बेचेंगे। और ये अब इस गवर्नमेंट के अंडर जो मुआहदे लग रहे हैं ऑलमोस्ट सिमिलर पावर स्टेशन हैं और वो जो है वो तकरीबन 40 करोड़ डॉलर और उसका रेट जो है वो तकरीबन 7-8 रुपए पर यूनिट है। तो ये है कि अगर आपके अपने मफादात बीच में नहीं है तो प्रोजेक्ट एक्चुअली उसकी कास्ट काफ़ी सस्ती होती है, लेकिन अगर आपके अपने मफादात बीच में है तो प्रोजेक्ट बहुत महंगे भी बनते हैं। मुफादात या अपनी जेब है, मुफादात या अपनी जेब है अशफाक साहब। जी यही कह लें। तो मतलब ये कि अब वो बोझ तो पाकिस्तान की अवाम पे है ना। अब जो 20 रुपीज़ पर यूनिट का आप कर गए एक मुआहदा, ठीक है आपने अपने पैसे तो बना लिए, लेकिन ये 20 रुपीज़ पर यूनिट का जो बोझ है ये तो अवाम पे पड़ेगा ना बाद में। और तो इसलिए ये है कि शफाफ और मुआहदे होने चाहिए। इसमें अपने जो है वो ज़ाती मफादात ना हो लोगों के या पॉलिटिशियंस के, तो काफ़ी अच्छे मुआहदे भी हो सकते हैं। इंशाल्लाह हमारा प्लान भी आगे जो चलेगा तो वो भी अच्छे तरीके से चल सकता है अगर ज़ाती मफादात को जो है वो पीछे रख दिया जाए तो। इंशाल्लाह हमें ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंफॉर्मेटिव डिस्कशन थी इशफाक साहब। हमें उम्मीद है हमारे नाजरीन के लिए आप हमें इंशाल्लाह वक्त में फिर ज्वाइन करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नाजरीन। आज के लिए अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू जी।